स्वतंत्रता संग्राम और उसके संग्रामियों को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक दमनकारी कानून लाया गया है, रॉलेट एक्ट। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के हिरासत में रख सकती है। यह कानून खुली चुनौती बनकर आया है हमारे सामने। यदि हमने इसे स्वीकार कर लिया तो मारे जाएंगे हम। इसे पढ़कर सुनाओ वल्लभ भाई। हम ठोस रूप से मानते हैं कि जो एक्ट विधानसभा में पेश किया गया है वो स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों को बाधा पहुंचाने वाला है। समूची प्रजा एवं राज्य की सुरक्षा का जिस पर दारोमदार है, ऐसे सभी मनुष्यों के बुनियादी अधिकारों को ये एक्ट छीन लेने वाला है। इतना ही नहीं, जब तक कानून रद्द नहीं किए जाएंगे तब तक हम उनका उल्लंघन करते रहेंगे। साथ ही हम ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं कि इस लड़ाई में हम पूरी तरह सत्य का अनुसरण करेंगे और किसी भी व्यक्ति की जान या उसकी संपत्ति को किसी तरह से नष्ट नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आओ हम सब मिलकर शपथ लें। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस रॉलेट एक्ट का सविनय विरोध करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि इस लड़ाई में हम सत्य का अनुसरण करेंगे और किसी भी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को नष्ट नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वंदे मातरम। शांतिपूर्ण विरोध के लिए इकट्ठा हुए हैं। डरो मत, अपनी अपनी जगह बैठे रहो। हमारा विरोध भारत दे अलग अलग सूबों विच चल रहा है। हमारे विरोध को कुचल देने के इरादे से अंग्रेजी हुकूमता ने हमारे 2 लीडरानू भाई सतपाल ते भाई सैफुद्दीन किचलू ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उन्होंने किथे ले गई, उन्हों का की होया सानू कुछ नहीं पता। हम उनके रिहाई की मांग जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद गांधी जी ने आंदोलन को तीव्र करने के उद्देश्य से देश भर में पदयात्रा आरंभ की। पंजाब में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अहमदाबाद में लोग क्रोधित हो उठे और हिंसा भड़क गई। गांधी जी इस घटना से अत्यंत मर्माहत हुए। गुजरात की इस पावन धरती पर लाशें बिछा दी गईं। यह तो नहीं चाहा था मैंने, और मेरी तो अपनी ठोस राय यह है कि हिंदुस्तान अगर हिंसा के रास्ते से आजादी पा सकता है, अगर अंग्रेजों के प्रति द्वेषभाव रखकर उनकी हत्या कर हमारे दुखों को हम मिटा सकते हैं, तो मैं इस रास्ते से पाए गए स्वराज को नहीं चाहता। सताए हुए लोग हैं बाबू, क्षमा कीजिए। प्रार्थना करो और एक दिन का सामूहिक अनशन रखकर प्रायश्चित करो और प्रतिज्ञा करो कि सदा अहिंसा के मार्ग पर चलोगे। मैं भी बैठूंगा प्रायश्चित को तुम्हारे साथ। हम प्रतिज्ञा करते हैं बाबू, हम सदा अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। सबने अवज्ञा 1857 के बाद का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। भारत की धरती का हर एक कोना आंदोलित हो रहा था। नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग पूर्ण बहिष्कार का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया था। भारत माता की जय। अंग्रेज सरकार शैतान है जिसके साथ किसी भी प्रकार का सहयोग संभव नहीं है। अंग्रेज सरकार को अपनी भूलों पर कोई दुख नहीं है, तो हम ये कैसे मान ले कि नई व्यवस्थापिकाएं स्वराज का मार्ग प्रशस्त करेंगी?
स्वराज की प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा प्रगतिशील, अहिंसात्मक, असहयोग की नीति अपनाई जानी चाहिए। मैं ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, वल्लभ भाई पटेल जिंदाबाद, वल्लभ भाई पटेल जिंदाबाद, वल्लभ भाई पटेल जिंदाबाद। हम अहमदाबाद के लोग गांधी जी के असहयोग के प्रस्ताव के पक्ष में खड़े हैं। भाइयों, मैंने विधानसभा के लिए दर्ज किया अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। मेरे साथ साथ मेरे सहयोगी कृष्णलाल नरसिंहलाल देसाई ने भी अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। मैंने और मणिलाल कोठारी ने वकालत छोड़कर स्वयं को असहयोग के इस आंदोलन को समर्पित कर दिया है। हम सरकारी शिक्षण संस्थानों, अदालतों, विधान मंडलों का बहिष्कार करेंगे। गांधी जी ने सरकार से प्राप्त अपनी उपाधियां और पुरस्कार लौटा दिए हैं। आइए हम सब मिलकर विदेशी कपड़ों की होली जलाएं और जो विदेशी कपड़ों की होली की राख बचेगी उसकी बोली लगाई जाएगी और बोली से मिले पैसों को हम असहयोग आंदोलन में लगाएंगे। वल्लभ भाई जिंदाबाद, वल्लभ भाई जिंदाबाद, वल्लभ भाई जिंदाबाद। लगभग 14 साल बाद गुजरात की धरती पर यह राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है और उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। गांधी जी के सैलानी होकर भी डर रहे वल्लभ भाई। अहमदाबाद की धरती पर यह सम्मेलन होने जा रहा है बलवंत भाई। एक गुजराती होने के नाते थोड़ा भय तो लगता है। देश भर के लोग हमारी धरती पर आएंगे, किसी के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कम से कम 6000 प्रतिनिधि आएंगे। 12 से 15,000 लोग बैठ सकें ऐसे पंडाल का निर्माण करना होगा। इसके अलावा एग्जीबिशन हॉल, स्टॉल्स, हजारों डेलीगेट्स के रहने के लिए अलग अलग ब्लॉक्स बनाने होंगे। एक पूरा शहर बसाना होगा। नाम होगा इसका खादी नगर। खादी नगर? हाँ, खादी नगर। साफ सफाई, शौचालयों की व्यवस्था करनी होगी। नगर पालिका को भी लगाना होगा इस काम में। डेलीगेट्स के मंच पर बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था भी करनी होगी। कुर्सियां नहीं गिदवानी भाई, मंच पर गद्दे बिछाएंगे, गद्दे, गांव तकिया लगाएंगे, बिल्कुल भारतीय तरीके से। समूचा अधिवेशन स्थल तैयार होगा अपने हाथ के बने खादी के कपड़ों से। वल्लभ भाई, लोगों को हम बैठाएंगे गद्दों पर, लेकिन उनके जूते चप्पल? हम लोगों को खादी का बना एक थैला देंगे और उनसे कहेंगे अपने जूते चप्पल इसी थैले में डालकर इसे अपने पास रखें। गंदगी भी नहीं फैलेगी और लोगों के जूते चप्पल भी सुरक्षित रहेंगे। परिकल्पना एकदम चौकस है। वल्लभ भाई, लोगों के बीच ये बातें चल रही है कि अधिवेशन वाले दिन शामियाने पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाएगा और उसी दिन गांधी जी देश की स्वतंत्रता की घोषणा कर देंगे। लोग कह रहे हैं कि अंग्रेज मानेंगे नहीं, लोगों पर गोलियां चलाएंगे। अफवाह गर्म है कि अंग्रेजी फौज चल चुकी है और उन्हें ठहराने के लिए अधिवेशन स्थल के पास के गांव और गुजरात कॉलेज के मकानों को खाली कराया जा रहा है। इस अफवाह पे पूर्ण विराम लगाना होगा। अब चलो सब मिलकर लगते हैं इस अधिवेशन को एक यादगार अधिवेशन बनाने में। हाँ, चलो। गरीबों के सहाय महात्मा जी कारावास में हैं, लेकिन हम बिल्कुल निराश नहीं हैं।
उन्होंने अपनी विरासत में हमारे लिए विशाल दौलत छोड़ी है। अब उसका सदुपयोग कैसे करना है वो हमारे हाथ में है। उनकी गिरफ्तारी के 1 साल होने पर जबलपुर में जो झंडा मार्च निकाला गया उसने अब एक सत्याग्रह का रूप ले लिया है। नागपुर झंडा सत्याग्रह का केंद्र बनकर उभरा है। 18 जुलाई के दिन संपूर्ण भारतवर्ष में झंडा दिवस मनाया जा रहा है। नागपुर के जुलूस पर हुकूमत ने प्रतिबंध लगा दिया है। पंडित नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन और जमनालाल बजाज जैसे सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया गया है। ऐसे समय में मेरा वहां होना अति आवश्यक है। जिसे चलना है मेरे साथ चलें। नागपुर के झंडा सत्याग्रह को नेतृत्व की जरूरत है। सब लोग आइए। तो भाइयों, बोरसद के संघर्ष में तो जीत मिल गई। पराधीनता से भी राष्ट्र जल्द मुक्त हो जाएगा। भारत की हमारी ये धरती पुनः स्वर्ग बन सके, इसके लिए तो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ विचार की आवश्यकता पड़ेगी। तब तक ये संभव नहीं हो सकता जब तक हमारा घर, हमारे मोहल्ले और हमारा नगर साफ ना हो। बरसों का कचरा जमा है नगर में। नगर पालिका का अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा दायित्व है कि मैं स्वयं झाड़ू लूं हाथ में और करूं अपने नगर की सफाई। घर घर, गली गली, पूरे नगर की सफाई करनी है। कितना समय लगेगा? कुल 1500 पोल हैं। एक दिन में 10 से अधिक की सफाई तो हो नहीं सकती। नगर की सफाई में तो पूरा साल लग जाएगा। लाओ, झाड़ू भी से आरंभ करते हैं ये सफाई अभियान। 222 दिनों तक चला ये अभियान। पूरे नगर को साफ कर दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा युद्ध लड़ना चाहते थे जो बिना किसी हिंसा के सत्य और अहिंसा के विजय का युद्ध हो। यही कारण था कि बारडोली की धरती अहिंसा के प्रयोग की सच्ची धरती बनकर उभरी। संघर्ष आरंभ हो गया है। तुम्हें अपनी ताकत पर लड़ना है। मैं तो मात्र राह दिखाने वाला हूं, और वो ताकत है सत्य और अहिंसा की। सरकार के पास तो हुकूमत है, बंदूक है, पर आपके पास सत्य का बल है, दुख सहने की शक्ति। आप लगाम दोगे तभी वो ले सकेंगे। जब आप नहीं दोगे तो? यदि सत्य के लिए लड़ना चाहते हो तो असहयोग करो। दुख सहने के लिए तैयार रहो। तैयार हो? हर गांव को एक सैनिक छावनी की तरह समझो। किसी भी गांव में कुछ होता है उसकी खबर फौरन तालुके में पहुंचनी चाहिए। तो फिर ये आंदोलन शुरू करो, लेकिन सत्य और अहिंसा को ध्यान में रखते हुए। सारा विश्व किसान पर निर्भर है। दुनिया का निर्वाह सिर्फ 2 ही व्यक्ति करते हैं, एक किसान और दूसरा मजदूर। उसके बावजूद ये दोनों ही सबसे अधिक जुल्म सहते आए हैं। चपरासी से लेकर हाकिम तक उस पर जुल्म करते हैं। किसान जुल्म से मुक्त हो, सर उठाकर चल सके, यही मेरा ध्येय है। वल्लभ भाई पटेल जिंदाबाद! वल्लभ भाई पटेल जिंदाबाद! वल्लभ भाई पटेल जिंदाबाद! बेटा, इस लड़ाई में तो हम सबको तकलीफें उठानी पड़ेंगी। रेत जब्ती हो जाएगी अम्मा, तेरी जमीन खल्लास हो जाएगी। होती हो तो हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, जेल भी हो सकती है, सोच ले। जेल भी हो सकती है। हाँ, लेकिन इसमें कौन सी तकलीफ है। हम घर पर चक्की पीस के 2 रोटी खाते हैं, वहाँ भी चक्की पीस कर 2 रोटी खा लेंगे। ऐसे कैसे खा लेंगे? हाँ, तुम औरत जात हो, जेल में कैसे रहोगी? जेल जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये कौन सी बड़ी बात है। जिस तरह तुम लोग जेल जाओगे उसी तरह हम भी चले जाएंगे। वल्लभ भाई के साथ कदम बढ़ाया है, अब हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। क्यों? अरे हो ये मेरा देश
अब नहीं, तू मैं? अच्छा क्यों लगान क्यों नहीं देता है? पुराना लगान लोगे? लिख के दो कि अगले 30 बरस तक यही लगान लोगे, तो अभी ले लो लगान। अरे तू तो अंग्रेज हकीम से भी बड़ा हो गया। जेल जाएगा तब होश ठिकाने आएंगे। सभी पटेलन ने अपना लगान अदा कर दिया है, आज तेरा भी आ जाना चाहिए। और जो नहीं दिया तो? नहीं दिया तो कुर्की करेंगे, मवेशी डांगर हाँक के ले जाएंगे। तो ले जा, जो चाहे ले जा, किसी भी कीमत पे लगान नहीं देंगे। बारडोली का सत्याग्रह चरम पर है। लोग पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वल्लभ, तूने ढूंढा इमाम को कहीं? हाँ माँ, हमने ढूंढने की कोशिश की पर उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझसे पाप हो गया रे वल्लभ। इमाम रोजे से है, भोर में उसके लिए सहरी बनानी थी। इसी सोच में रात को नींद नहीं आई। सहरी बनाने उठी तो देखा कि दिन होने में लंबा समय बचा है। थोड़ी देर में जब भोर होगी तब बना दूंगी। गरम गरम खाने को मिलेगा तो ठीक से खा लेगा। थोड़ी देर बिस्तर पर लेट गई, न जाने कब आँख लग गई। आँख खुली तो देखा कि दिन चढ़ाया है, इमाम घर पे कहीं नहीं था। हाय बेचारा भूखा प्यासा बिना कुछ खाए न जाने कहाँ मारा फिर रहा होगा। मतलब इमाम घर से भूखा गया है। जब तक वो नहीं खाता मैं भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। तुम सब भी भूखे हो, रुको मैं तुम्हारे लिए खाना परोस लाती हूँ। मेरे लिए भी परोस दे अम्मा। कहाँ थे इमाम साहब? ये पठान हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहते हैं। कौमी एकता के लिए मैं दिन भर लोगों से मिल रहा था। पठान तो क्या पूरी मुगल फौज आ जाए तब भी एकता नहीं टूटेगी। मेरे होते हुए अंग्रेजों के भेजे गए पठान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर ये क्या मामला है भाई, आप सब लोग ऐसे भीड़ लगाकर क्यों खड़े हैं? बिना सहरी किए, बिना घर से कुछ खाए पिए ही चले गए। कौन कहता है कि मैंने कुछ नहीं खाया? सुबह उठकर एक खजूर खाया, एक गिलास ठंडा पानी पिया। तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? कैसी बात करती है अम्मा, तू तो मेरी माँ है। आज सुबह जब सहरी के लिए उठा और अंदर आया तो देखा कि तू चारपाई पर सो रही थी। तेरे चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे खुदाई नूर हो। तेरा नूरानी चेहरा देखते ही मेरा पेट भर गया। मैंने खुदाबंद करीम से कहा कि या खुदाया, तूने तो आज सारे उम्र की सहरी मुझे एक साथ करा दी, तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं? माँ, आज तो मेरा पेट इतना भर गया है कि इफ्तार करने को भी जी नहीं करता। इमाम साहब, पता है आज सिर्फ आपने रोजा नहीं रखा, ये जितने भी लोग हैं, बूढ़ी माँ, हमारे सारे साथी, मैं, हम में से किसी ने भी आज अन्न का एक दाना मुंह में नहीं डाला है। आपने तो हम सब का रोजा करा दिया। नाराज क्यों होते हो वल्लभ भाई? माँ ने इफ्तार बनाया है ना, तो चलो सब भाई मिलकर एक साथ इफ्तार करते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो भाई? थोड़ा थोड़ा मिल बांट कर खा लेंगे और क्या। चलो। हाँ चलो, मैंने अपने हाथ से बनाया है। अरे माँ, तेरे हाथ का इफ्तार बनाया हुआ तो खुदा के रहमो करम से भी ज्यादा है। अरे हो सरदार वल्लभ भाई पटेल
दांडी यात्रा का दौर। यात्रा की योजना का सारा दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने कंधों पर ले लिया। यात्रा कहां से गुजरेगी, गांधी जी कब पहुंचेंगे, वहां क्या करेंगे, वहां के लोगों को गांधी जी की यात्रा के साथ कैसे जोड़ा जाएगा, इस सब की योजना सरदार पटेल कार्यान्वित करने में लग गए। 12 मार्च को यात्रा शुरू होनी थी कि उससे पहले ही 7 मार्च 1930 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु दांडी यात्रा को सरकार रोक नहीं पाई। आखिरकार 5 अप्रैल 1930 को 387 किलोमीटर की लंबी यात्रा समाप्त हुई। 6 अप्रैल को गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल गिरफ्तारी के 3 महीने बाद छोड़ दिए गए और छूटते ही जुट गए फिर से आंदोलन में। गुजरात का सरदार पूरे देश का सरदार बन गया। 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। गुजरात के साथ साथ अब राष्ट्र का नेतृत्व भी सरदार वल्लभ भाई के कंधे पर आ गया था। इसी अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव लोगों के सामने रखा गया, जिसमें लोगों के मौलिक अधिकार की बात की गई है। आगे चलकर वही हमारे संविधान का प्रियम्बल बना। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था। ब्रितानी फौज जर्मनी और जापान से युद्ध कर रही थी। क्रिप्स कमीशन चाहता था कि भारत के लोग इस युद्ध में उनका साथ दें। वे पहले हमें स्वतंत्र करें, फिर हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, उनका पूर्ण बहिष्कार करेंगे। उन्हें हमारी धरती से जाना ही होगा। हम करेंगे या मरेंगे, अर्थात करो या मरो। स्वराज का करो या मरो का नारा दे दिया था। देखते ही देखते पूरा भारतवर्ष आंदोलित हो गया था। घबराई हुई ब्रितानी हुकूमत ने सभी कांग्रेसी नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया था। छोटे बड़े लगभग 1 लाख लोगों की गिरफ्तारियां हुई। गांधी जी को आगा खां हॉल में रखा गया और सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सीतारमैया और आसिफ अली को अहमदनगर जेल में कैद कर दिया गया। ब्रितानी हुकूमत ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत मिस्टर जिन्ना को बाहर छोड़ दिया था। बाहर उथल पुथल मची है। जवाहरलाल नेहरू, सीतारमैया और आसिफ अली को जेल में कैद कर दिया गया है। ब्रितानी हुकूमत ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत मिस्टर जिन्ना को बाहर छोड़ दिया है और मिस्टर जिन्ना खुले में घूम रहे हैं। अपनी 2 नेशन थ्योरी का जोर जोर से प्रचार कर रहे हैं। इस बंद दीवारी के अंदर हम छटपटाने के सिवा और कर ही क्या सकते हैं। जिस देश के लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी, आज वो देश विभाजन के कगार पर खड़ा हुआ है और ये सब इन अंग्रेजों की वजह से, मिस्टर जिन्ना की वजह से हो रहा है। अरे कोई है हमें इस जेल से बाहर निकाले। बापू, बापू, हमने इस दिन के लिए संघर्ष नहीं किया था। मुझे लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही है। खून का दरिया नजर आ रहा है। कोई है मेरे इस भारत को बचाओ। अगस्त 1947 को आजादी तो मिली, लेकिन क्रंदन और पीड़ा के साथ। स्वतंत्रता दिवस विभाजन की विभीषिका बनकर आया। आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए, इसे लेकर कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई। बहुमत का फैसला सरदार पटेल के पक्ष में आया। 15 में से 12 प्रांतिक समितियों ने सरदार पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा था। किसी भी समिति की तरफ से जवाहरलाल नेहरू के नाम का प्रस्ताव नहीं आया था, परंतु क्या सर? जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने।
और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उप प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय का पदभार भी संभाला। सरदार पटेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि 565 रियासतों में बटे इस भारत की धरती को एक कैसे रखा जा सके। भारत की आजादी के साथ ये 565 रियासतें भी आजाद हो गई थी। बिखरी हुई रियासतों को एक सूत्र में पिरोने और भारतवर्ष को एकता और अखंडता के मजबूत धागे में बांधने का अकल्पनीय दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बखूबी निभाया। 5 जुलाई 1947 को देसी राज्य विभाग स्टेट डिपार्टमेंट की स्थापना की गई और उसका दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में सौंपा गया। 1938 के अपने हरिपुरा अधिवेशन में हमने ये बात कही थी कि देसी राज्यों की उसी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की हिमायत करते हैं जैसा बाकी के भारत में। हमने ये भी बात कही थी कि देसी राज्यों को हम भारत का अभिन्न और अविच्छिन्न अंग मानते हैं। हरिपुरा अधिवेशन के अपने इस अहद को ध्यान में रखते हुए हम आप सभी राज्यों से अनुरोध करते हैं कि आप संविधान सभा में शरीक हो जाएं, कि आप भारतीय संघ के साथ मात्र 3 विषयों में जुड़ जाएं। पहला है प्रतिरक्षा, दूसरा विदेशी मामले और तीसरा संचार व्यवस्था। इन 3 विषयों को छोड़कर अन्य जो भी अधिकार आपके पास है वो आपके पास ही रहेंगे। ज्यादातर रियासतों ने समझौते के मसौदे पर हस्ताक्षर कर दिए, किंतु जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया। हैदराबाद और जम्मू एवं कश्मीर खुद को आजाद रखना चाहते थे। इन तीनों के बिना अखंड भारत की एकता की कल्पना करना नामुमकिन था। काठियावाड़ का जिला हिंदू बाहुल इलाका है। जूनागढ़ के लोग नवाब की बात नहीं मानेंगे, बलवा होगा, दंगे भड़केंगे। जूनागढ़ के नवाब ने पहले ही मांगरूर और बाबरियावाड़ में अपनी फौज भेजकर मामले को और उलझा दिया है। हमें पुलिस भेजनी होगी पंडित जी। देश का विभाजन पहले ही बहुत घाव देख चुका है। अब रियासतों के मामले में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मैं ढिलाई नहीं चाहता सरदार, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय छवि भी देखनी होगी। वैसे भी जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान से जुड़ना चाहता है। वहां जनता हिंदू है, जनता की इच्छा सर्वोपरि। जूनागढ़ का विलय भारत में होना ही चाहिए। वल्लभ भाई जिंदाबाद, वल्लभ भाई जिंदाबाद, वल्लभ भाई जिंदाबाद। बधाई हो आप सभी को। जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महावत खान जी तृतीय जूनागढ़ की रियासत सौंप खुद पाकिस्तान भाग गए। आज का दिन वास्तव में ऐतिहासिक है। आज जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ है। ये केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि मां भारती की अखंडता की ओर बढ़ाया गया एक निर्णायक कदम है। मेरे काठियावाड़ी भाइयों, आपसे मेरा वचन है, वो दिन दूर नहीं जब सोमनाथ का टूटा हुआ मंदिर फिर से भक्तों की गूंज से, मंत्रों की ध्वनि से मुखरित होगा। अब वे दिन लौट कर नहीं आएंगे जब कोई लुटेरा या धर्मांध यहाँ की आस्था को रौंद सके। ये भूमि फिर से श्रद्धा और संस्कृति का संगम बनेगी। आरव सागर के पवित्र जल से शिव शंकर का पुनः अभिषेक होगा। आस्था की पताका लहराएगी और विश्व देखेगा कि भारत की संस्कृति और आस्था किसी भी आघात से दब नहीं सकती। वो अपनी छाती तानकर हर युग में अडिग खड़ी रहती है। वल्लभ भाई जिंदाबाद, वल्लभ भाई जिंदाबाद, वल्लभ भाई जिंदाबाद। मंदिर बनाने में नेतृत्व सरदार का ही रहा। जन भागीदारी का एक ज्वलंत दृष्टांत बनकर मंदिर प्रकट हुआ। किसी सरकार के नहीं, जनता के दान से यह मंदिर बना। ये क्या ब्लिंक कर रहा है? ये कश्मीर है। कश्मीर भी अपने आप को आजाद मान बैठा था। आज सुबह मुझे वायसराय का पत्र मिला। वायसराय ने लिखा है कि अगर मैं कश्मीर जाने के लिए उत्सुक हूं तो मैं वहां जा सकता हूं, पर मेरे जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मैं 24 तारीख की सुबह जाना चाहता हूं। शेख अब्दुल्ला हिरासत में हैं। मैं उनसे मिलूंगा, उनके बचाव संबंधी परामर्श में शामिल होऊंगा।
मैं शहर के कुछ इलाकों में भी जाऊंगा और कुछ लोगों से भी मिलूंगा। जलसा सभा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मेरे वहां होने से लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाए। राजा साहब, ये सच है कि हाल की घटनाओं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की गिरफ्तारी तथा शेख अब्दुल्ला की नजरबंदी ने आपके चाहने वालों में एक असंतोष उत्पन्न कर दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के वतनी हैं, इसका उन्हें गर्व है, और आप विश्वास रखें कि वो कभी भी आपके शत्रु नहीं हो सकते। हिज हाइनेस, मेरे राज्य में एक गंभीर संकट खड़ा हो गया है और मैं आपसे तत्काल सहायता की प्रार्थना करता हूँ। पाकिस्तान की हुकूमत के साथ हमने यथावत स्थिति करार किया है, फिर भी पाकिस्तान ने मेरे राज्य में पाकिस्तान होकर आने वाली तमाम चीजों पर रोक लगाने का हुक्म दे दिया है। श्रीनगर को बिजली पहुंचाने वाले माहुरा पावर हाउस को जला दिया गया है। भारी संख्या में पाकिस्तान की तरफ से कबायली कश्मीर में घुस आए हैं। महाराज, समय बहुत कम है, अब आप विलय पत्र पर तुरंत हस्ताक्षर कीजिए, तभी हमारी सेना आपकी मदद को पहुंचेगी। पाकिस्तानी रेडियो ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पाकिस्तान ने कश्मीर में एक अस्थायी सरकार स्थापित कर दी है। आज के संकट को देखते हुए मेरे पास भारतीय उपनिवेश से सहायता मांगने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया है, इसलिए मैंने भारत के साथ जुड़ने का निर्णय किया है। पंडित जी, अब सेना भेजने में देरी नहीं होनी चाहिए। सरदार, पाकिस्तान शिकायत करेगा। पंडित जी, अगर सेना नहीं भेजी तो कल श्रीनगर हमारा नहीं रहेगा। क्या आप चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में चला जाए? सुनिए, सेना तैयार है? जय सर, हमने प्लान तैयार कर रखे हैं, बस आदेश का इंतजार। पंडित जी, अब भी संकोच करेंगे या मुझे आदेश देने देंगे? भारत सरकार ने कश्मीर में जो कदम उठाया है उसकी पहले खबर पाकिस्तान की सरकार को नहीं दी गई। मिस्टर जिन्ना, बिफोर द इवनिंग ऑफ 24 अक्टूबर 1947 कव्वालियों ने कश्मीर में घुसपैठ की। ऑन 25 अक्टूबर इंस्पेक्टर्स भेजे गए। ऑन 26 जब महाराजा ने इंडिया से मिलने के अपने इंटरेस्ट का अनाउंसमेंट किया, एक मिलिट्री कॉन्टिजेंट को वहां भेजने का डिसीजन लिया गया। इसके रिगार्डिंग पंडित नेहरू ने मिस्टर लियाकत अली खां को एक टेलीग्राम भी भेजा। मिस्टर जिन्ना, भारतीय सेना की टुकड़ियां जब श्रीनगर में पहुंची, हमें उसके बाद तार मिला। रेफरेंडम का काम हम यूनाइटेड नेशंस के कंट्रोल में कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के पैदा होते ही उसका गला घोटने पर आमादा है। अगर भारत ने अपनी दमन नीति जारी रखी तो पाकिस्तान के पास जवाब देने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। War will undoubtedly be harmful for India, but पाकिस्तान के लिए, आपके लिए, it will be disastrous. You should take public opinion, Mr. जिन्ना। नहीं, मुझे इस पर भरोसा नहीं। यूनाइटेड नेशंस के सुपरविजन में हो तब भी नहीं। पंडित जी, ये कैसी खबर सुनी है मैंने? आप कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर जनमत संग्रह करवाना चाहते हैं? अगर हम संयुक्त राष्ट्र नहीं चाहते तो दुनिया हमें आक्रामक कहेगी। सरदार, हमें साबित करना होगा कि भारत न्यायप्रिय है। न्याय प्रियता अपनी धरती बचाने से रोकेगी? सेना लड़ रही है, बलिदान दे रही है, और आप फैसले का अधिकार विदेशियों को देना चाहते हैं? क्या ये देश की संप्रभुता के खिलाफ नहीं? पंडित जी, आज आप जो कर रहे हैं उसका बोझ आने वाली पीढ़ियां उठाएंगी। हैदराबाद ने एनेक्सेशन के सिद्धांत को न मानते हुए स्वयं को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि हैदराबाद भी दूसरे राज्यों की तरह करार पर हस्ताक्षर कर अखंड भारत का हिस्सा बन जाए। इत्तेहादुल मुसलमीन और उसके रजाकार निजाम के साथ मिलकर हैदराबाद को एक इस्लामिक राष्ट्र का रूप देना चाहते थे। भारत की छाती पर स्थित हैदराबाद स्वतंत्र भारत के लिए नासूर बनकर उभरा था।
हैदराबाद का निजाम भारत के बीच पाकिस्तान जैसा द्वीप बनाना चाहता है। यह असंभव है। अगर वो जिद करेंगे तो हमारी सेना ऑपरेशन पोलो से विलय कराएगी। सेना? इतना आसान है सरदार? खून खराबा होगा, अंतरराष्ट्रीय आलोचना होगी। तो क्या हम निजाम की जिद के आगे झुक जाएं? 4 करोड़ जनता को बंधक बना दें? नहीं पंडित जी, देश टुकड़ों में नहीं रह सकता। आप हमेशा शक्ति से सोचते हैं सरदार, और मैं संवाद से रास्ता ढूंढना चाहता हूं। कभी कभी शक्ति भी संवाद का काम करती है, मात्र संवाद से नहीं, दृढ़ता से इतिहास बनता है। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना की टुकड़ी हैदराबाद में प्रवेश कर गई। सब कुछ तेज गति से हुआ। निजाम के सैनिक और रजाकार भारतीय टुकड़ी के आगे टिक न सके और मात्र 5 दिनों के अंदर अंदर भारतीय टुकड़ियों ने हैदराबाद को अपने नियंत्रण में ले लिया। हैदराबाद ने अपनी हार स्वीकार की और भारत के सम्मेलन के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। हैदराबाद का सम्मेलन सरदार पटेल के अटल इरादों का सम्मेलन बनकर आया। सरदार पटेल की डटे रहने, न झुकने वाली इस्पाती प्रकृति ने उन्हें लौह पुरुष के रूप में भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि जयपुर से मेरा अजमेर जाने का इरादा है। अयंगर मेरे साथ दोनों जगह जा रहे थे। एकाएक मेरे भतीजे की मृत्यु हो जाने से मुझे मुलाकात रद्द कर देनी पड़ी। क्या ऐसा कोई कदम उठाना मेरे लिए प्रतिबंधित है? क्या आपको नहीं लगता कि भारत सरकार का एक अधिकारी पहले से वहां बहाल है और ऐसे में उसके काम की जांच करने के लिए उसी के बराबर के एक अधिकारी BR अयंगर को वहां भेजा जाना उसके काम में दखल अंदाजी नहीं होगी? उस पर संदेह करना नहीं होगा? मुझे खेद है कि मैं आपके इस विचार को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अभी भी यही कहूंगा कि आपका अयंगर को अजमेर भेजना उचित नहीं था। मुझे विश्वास है कि आप ये नहीं चाहेंगे कि मैं प्रभावहीन साथी के रूप में आपके मंत्रिमंडल में बना रहूं। एक बार जोरदार तालियों से सारे कलाकारों का स्वागत किया जाए।
सो गाइस पूरा हमने आपको दिखा दिया भाई, कितने तगड़े तगड़े व्यूज थे। और भाई मेरे को यार इस चीज का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। ड्रामा वगैरह में वैसे ज्यादा देखता नहीं हूँ, यूज टू नहीं हूँ इसके में। पहली बार मैंने देखा और यार क्या एक्टिंग है भाई, क्या सुपर परफॉर्मेंस थी भाई। ऐसी चीज मैंने अपनी जिंदगी में आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी भाई। इतनी तगड़ी चीज थी ना भाई, मजा ही आ गया यार। मैं क्या बताऊं, आप भी इसको पूरा देखो और क्या कहते हैं इसको एंजॉय करो भाई। ये चीज़ बहुत बढ़िया है भाई। अगर मेरे को आगे दोबारा कोई मौका मिलेगा ना मैं ज़रूर आऊँगा भाई। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों वगैरह के साथ में। और लास्ट ईयर ये दोबारा से लगेगा तो दोबारा से आप भी आ सकते हैं अगर आपको ये बहुत बेटर लगा है, क्योंकि इसकी एंट्री भी फ्री रहती है। और आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो इसके लिए पड़ेगा वो पड़ेगा आपको मंडी हाउस। वहाँ से आप पैदल उतर के ही आ जाओगे, पीछे ही है, उसके पीछे ही लगता है ये हर साल। ये यहाँ पे राष्ट्रीय ड्रामा हाउस है, ड्रामा स्कूल है, मतलब नेशनल ड्रामा स्कूल। तो उसी के बच्चे ये लोग सब परफॉर्म करते हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी भाई इन सब की। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अपना फेवरेट पार्ट। और कोई भी अगर अदर डिटेल आपको चाहिए तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऐसी चीज़ भी मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ही देखी है।